नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र और जन टीवी के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है आपका। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं, हमारे अतिथि हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस आपने किया, राजनीति में किस तरह से आए? राजनीति में मैं छात्र जीवन से ही हूँ और मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी एक राजनीतिक परिवार की है। खैर ये बहुत कम लोगों की जानकारी में है कि आज़ादी की लड़ाई में लगान को लेकर के मेरे परदादा शहीद हुए थे। टीकूराम जी, वो शेखावाटी के पहले शहीद किसान थे और मेरे ताऊ जी सरदार हलाल सिंह जी उस समय के प्रजामंडल के नेता थे वहाँ, और वो बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। तो शुरू से ही जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में रही और मैं छात्र जीवन में भी राजनीति में सक्रिय रहा और उसके बाद में फिर सक्रिय राजनीति में आए। मेरी शुरुआत लोकदल से हुई। चौधरी चरण सिंह जी से मैं बहुत प्रभावित था और फिर लोकदल के बाद में जनता दल बना, और जब जनता दल का विभाजन हुआ तो निराशा हुई। मैं उसमें 1990 में यहाँ जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी और जनता दल की, उसमें मिनिस्टर भी था, लेकिन वो एक आपको पता है कि इसके मंडल आयोग को लेकर के और बाबरी मस्जिद के इश्यू को लेकर के, कमंडल को लेकर के वो कोएलिशन गवर्नमेंट टूट गई। और उसके बाद में हम लोगों ने तय किया कि जब जनता दल की स्थिति बहुत ही कहना चाहिए कि मर्दप्राय हो गई, तब हम लोगों ने तय किया कि हम जितने भी जनता दल के जो विधायक और दूसरे साथी लोग थे, उसमें मैं जनता दल एक का प्रेसिडेंट था। हमने तय किया कि हमें कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहिए। 1994 में मैं अजीत सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। उसके बाद में पिछले 18-19 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पर रह कर के मैंने यहाँ काम किया है। मैं कांग्रेस में झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा, मैं एआईसीसी का मेंबर रहा, और अशोक गहलोत जी के साथ जब पिछली बार इनकी सरकार थी उसमें मंत्री के रूप में भी काम किया, और आज सोनिया जी के आशीर्वाद से और कांग्रेस जनों के सहयोग से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कई बार मैं देखता हूं, कई सालों से आपको देख रहा हूं, आपके विचार जो हैं समाजवादी विचार हैं, तो कांग्रेस में किस तरह से जो विचारधारा की जो बात आती है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी जो है वो उसका खुद का रुख समाजवादी है। जो कांग्रेस पार्टी एक मध्यम मार्गी पार्टी है और कांग्रेस हमेशा से सबको साथ लेकर तो चलती है, लेकिन इसके साथ में कांग्रेस की जो भी नीतियां, सिद्धांत, कार्यक्रम जो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, पार्टी हो, हमेशा डाउन ट्रोडन के पक्ष में रहे हैं। और कांग्रेस शुरू से लोकतंत्र में समाजवादी समाज की जो धारणा है उसके पक्षधर रही है, धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर रही है। तो मैं खुद शुरू से सेकुलरिज्म में यकीन करता हूँ। मैंने अभी आपको कहा ना कि इस धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को लेकर के हमारी सरकार जो थी बीजेपी और जनता दल की सरकार थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, उस में जो दरार आई और हमने जो समर्थन वापस लिया, चाहे बीजेपी ने वहाँ पर लिया जनता दल से केंद्र में, हमने यहाँ बहनों से सरकार समर्थन वापस लिया, उसमें सेकुलरिज्म एक प्रमुख मुद्दा था। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र ये हमारे संविधान के भी मूल तत्व हैं और कांग्रेस पार्टी में यकीन करती है। तो कहना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से मुझे कांग्रेस में काम करने में आसानी है। डॉक्टर साहब, ये कि आपको बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, विचारधारा को लेकर के राजनीतिक दलों का जो गठन हुआ, कोई भी दल देख लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या दूसरे कोई दल हो तीसरे मोर्चा से जुड़े हुए, क्या वो विचारधारा आज वास्तव में उनके आत्मा की आवाज़ है? देखिए,
राजनीति में हम लोग विचार से ही हैं, और ये आपका कहना सही है कि जो वैचारिक प्रतिबद्धता आज़ादी के लड़ाई के समय थी, विशेष रूप से चाहे कांग्रेस पार्टी थी उस समय और उसके बाद में, थोड़ी वैचारिक प्रतिबद्धता में कमी तो आई है। आज भी मैं कई बार हमारी पार्टी के लोगों से कहता हूँ कि भाई हम जनता के बीच में जाएं, और हमारी पार्टी का नीति है, सिद्धांत है, कार्यक्रम है, और उसकी विचारधारा को लेकर के जाएं। हमारी पार्टी जो पावर में है, लंबे समय से है, आज भी केंद्र और राज्य में है, उसके जो नीतिगत निर्णय हैं जनहित के, उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं जन कल्याण की, उनको लेकर जाएं। आप भी देखते हो कि राजनीति में एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है जो पहले नहीं था, जो व्यक्तिगत कारणों से राजनीति में आता है। वो विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं आ रहा है, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी आ रहे हैं, कई लोग अपने धंधे कारोबार के लिए भी आ रहे हैं। तो इन लोगों की थोड़ी संख्या बढ़ रही है। इस कारण निश्चित रूप से जो वैचारिक दृष्टि से जो लोग काम करते हैं उनको दिक्कत होती है। आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये समझते हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता भी ये समझते हैं कि हम किसी के व्यक्तिगत काम कराएंगे तो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी। और इसी कारण ये जो आप कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मसलों को लेकर के पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में और विधायकों में एक असंतोष की स्थिति रहती है। वो समझते हम क्षेत्र में व्यक्तिगत काम नहीं कराएंगे तो हमारा समर्थन घट जाएगा। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि इस समय देश में सबसे बड़ी जरूरत है कि वैचारिक आधार पर, नीति और सिद्धांत के आधार पर राजनीति में ध्रुवीकरण होना चाहिए जी। और जो लोग वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं देश के प्रति, अपनी पार्टी और समाज के प्रति, उन लोगों को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे कि राजनीति सही दिशा में चल करके देश में एक सही नेतृत्व प्रदान करे और राष्ट्र सही दिशा में चले। डॉक्टर साहब, माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में भी अब विचारधारा का भटकाव शुरू है। दूसरा एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो आप बात कर रहे हैं कि लोग स्वार्थों की वजह से भी राजनीति में आ रहे हैं, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा वो प्रतिशोध में बदल रही है। तो उसके पीछे कहीं ये कारण नहीं है? देखिए, प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए और हर क्षेत्र में होनी चाहिए, लेकिन वो जो कहना चाहिए कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जी। आज नीतियों को लेकर के यदि कोई टकराव होता है, विचारधारा को लेकर के होता है, किसी प्रोग्राम्स को लेकर के होता है, जनहित के मुद्दों को लेकर के यदि राजनीतिक दलों के बीच में टकराव होता है और बहस होती है, आज आप देख रहे हो कि जो महत्वपूर्ण जो मसले हैं उनको लेकर के, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो या अन्य संस्थाएं जो जनतंत्र की सबसे बड़ी चुनी हुई संस्थाएं हैं, उनमें बहस कम होती है, व्यक्तिगत मसलों को लेकर के ज़्यादा होती है। तो निश्चित रूप से मैंने भी पहले इस बात को रखा है कि वैचारिक कारणों से, और पहले के ज़माने में लोग राजनीति में जो आते थे वो सेवा भाव से आते थे, वो देश और समाज को कुछ देने के लिए आते थे। आजकल लोग सेवा भाव से कम आते हैं, राजनीति से लेना ज़्यादा चाहते हैं। इसके चलते ये भटकाव की स्थिति है। मैं कहना चाहूँ कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होना चाहिए। हम राजनीति में हैं तो एक नीति से बंद करके हमको काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीति में पहले जैसे देखा जाए प्रतिस्पर्धा, लोग मिलते थे आपस में तो विचारधारा के आधार पर लड़ते हो लेकिन गले मिलते थे, लेकिन अब स्थितियां ये बन गई हैं कि अगर कोई कांग्रेस का है तो बीजेपी के, जो एक तनावपूर्ण माहौल जो नजर आ रहा है, कहीं प्रतिशोध की जो एक आहट नजर आ रही है मुझे, क्या उसका कहीं पदार्पण शुरू नहीं हो गया? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन जो आपसी रिश्ते राजनीतिक दलों के लोगों में पहले जितने सौहार्दपूर्ण थे, जितने मजबूत थे, उनमें थोड़ी कमी तो आई है। लेकिन अभी भी राजस्थान में तो परंपरागत दृष्टि से राजनीतिक दलों के बीच में जो अलग अलग दलों में काम करते हैं, उनके बीच में कुल मिलाकर के अच्छे ही रिश्ते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी किसी से जो लड़ाई है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। अच्छा, विचार को लेकर के मतभेद होता है, पार्टी के अंदर भी कई बार मतभेद हो सकता है, या अन्य दलों के साथ तो मतभेद होगा। यदि वैचारिक मतभेद नहीं होगा तो फिर पार्टियां कैसे बनी हैं और फिर हम अलग अलग पार्टियों में क्यों काम करते हैं। लेकिन हमें उन इस तरह के जो हम देखिए, राजनीति में मैं कई बार हमारी पार्टी के लोगों को कहता हूं कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं,
हम अपने आप को नेता कहलाते हैं, हम देश और समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो हमारा सोच और हमारा मन बड़ा होना चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद में हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिसके हम सदस्य हैं वो है, और उसके बाद में व्यक्तिगत मसले हैं। आजकल उल्टा हो रहा है कि लोग व्यक्तिगत मसलों को तो बहुत महत्व देते हैं और उसके बाद में पार्टी और राष्ट्र की चिंता करते हैं। इसलिए दिक्कत होती है। यदि हम लोग समाज को, राष्ट्र को आगे रख के चलेंगे और अपनी पार्टी के नीति, सिद्धांत, विचारधारा और कार्यक्रम को आगे लेकर करके चलेंगे, तो हमारी किसी से ये जो व्यक्तिगत लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्तिगत लड़ाई कोई है ही नहीं। चाहे हम विधानसभा में बहस करें या विधानसभा बाहर बहस करें, सरकार में रहें चाहे प्रतिपक्ष में रहें, हमारे रिश्ते संबंध अच्छे रहेंगे। मैं तो कहना चाहूँगा, मेरे तो सब लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। डॉक्टर चंद्रभान जी के साथ एक मुलाकात में चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जन टीवी में एक मुलाकात, और हमारे साथ हमारे अतिथि हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया है कि विचारधारा में कहीं भटकाव जो आ रहा है वो व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण आ रहा है, और आज़ादी से पहले मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत बार पढ़ने को भी मौका मिलता है कि आज़ादी से पहले हमारे नेता कहा करते थे कि पहली सोच राष्ट्र की, समाज की, उसके बाद हमारे प्रांत की, जिले की, और उसके बाद व्यक्तिगत, ये हमारे सोच में शामिल होना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उल्टी हो रही है, पहले हमारे, फिर परिवार, उसके बाद समाज और उसके बाद राष्ट्र। खैर, लेकिन विचारधारा है और आप जैसे लोग मार्गदर्शन करते रहेंगे तो शायद ये भटकाव जो है कहीं ना कहीं रुक भी सकता है या रोकने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, आप टिप्पणी, बेबाक टिप्पणी करते हैं। जब हम लोग भी मीडिया के नाते आपसे बात करते हैं तो किसी विषय पे खुल के बोलते हैं, तो कई बार उसमें लेकर के पार्टी में भी चर्चा के विषय रहते हैं। देखिए कि आदमी को स्पष्ट होना चाहिए किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर। जब तक आप में स्पष्टता नहीं होगी तब तक आप कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचते। जहाँ तक मेरे बयानों का सवाल है, मैंने कोई भी बयान जो दिया है उसमें हमेशा जनता के हितों का ध्यान रखा है, पार्टी के हितों का ध्यान रखा है, और सरकार के या हमारी पार्टी के जो निर्णय हैं, पॉलिसी प्रोग्राम हैं, उनको ध्यान में रखा है। लेकिन हमारे अंदर ये कहना चाहूँगा कि एक नैतिक साहस होना चाहिए कि हमें सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए, गलत चीज़ है उसका विरोध करना चाहिए, वो चाहे हमारी पार्टी में हो चाहे हमारी सरकार में हो, और जो सही है, सच है, उसका साथ देना चाहिए। कई बार जनहित से जुड़े मुद्दे इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनको विरोधी पार्टियां नहीं उठा पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी या प्रमुख विपक्षी दल है, उसकी सदस्य संख्या भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जनहित के मुद्दों को ढंग से नहीं उठा पाती है। और इसलिए कई बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे जनता से जुड़े हुए सवालों को सरकार के सामने रखना पड़ता है। मेरा इरादा नेक है, उसमें पार्टी का इरादा नेक है। हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, पॉलिसी प्रोग्राम, उनके अनुसार रखते हैं। लेटर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और वो उस अधिग्रहण के चलते किसान लोगों में काफ़ी बेचैनी है, परेशानी है, तो मुझे उस मुद्दे को उठाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का किसानों से कोई संबंध नहीं है, वो इस मुद्दे को नहीं उठाती है, इसलिए कई बार उस मुद्दे को उठाते हैं। हो सकता है कि हमारी पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत होती होगी, लेकिन हम अपनी पार्टी का जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार ही काम करते हैं। जब हमारी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात हमने लिखी है और जनता से वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नई भूमि अधिग्रहण नीति बनाएंगे हरियाणा की तर्ज पर, और उस मैनिफेस्टो कमेटी जो थी उसका मैं खुद कन्वीनर था। आज मुझे बताइए, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस मुद्दे को सरकार के सामने रखूं और सरकार से नई भूमि अधिग्रहण नीति बनवाऊं। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ है कि जो बयान होते हैं कई बार लोग व्यक्तिगत रूप से ले जाते हैं, और पार्टी, कई बार ये अर्थ भी लगाया जाता है कि पार्टी या सरकार कहीं परेशानी में आ रही है इस बात को लेकर के, क्योंकि सरकार की मंशा कुछ होती है, अगर चीज़ को नहीं दे पाते हैं
और आपने कहा कि वो होना चाहिए, जैसे कि अभी जयपुर में लेटेस्ट बात करें, रिंग रोड का जो मामला चल रहा है, आपने भी कहा कि जितनी नीड है उतनी जमीन ली जाए, किसानों की जमीन लेकर के उसमें फंडिंग की जाए, ये गलत है। आपने माना भी था इसको, शायद सीएम से भी आपकी बात हुई है। तो इस तरह के कई जो मामले होते हैं तो कई बार लगता है कि ये परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि हम लोग सरकार क्यों बनाते हैं? हम चुनाव जाते हैं, चुनाव लड़के जीत के आना चाहते हैं, बहुमत लाना चाहते हैं, सरकार बनाते हैं। सरकार बना करके हमारी पार्टी का जो नीति है, हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है, हमारी पार्टी का जो सोच है, जो विचारधारा है, हमारी पार्टी द्वारा जनता से जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए। अब इसमें यदि उस सरकार के कोई दिक्कत आती है तो सरकार को इस तरह की दिक्कत का समाधान ढूंढना चाहिए। भाई, हमारी पार्टी की सरकार है और हमारी पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं। जब उन्होंने सरकार बनते ही कह दिया कि हम अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार काम करेंगे, तो हम यदि अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, ये रिंग रोड का मुद्दा भी भूमि अधिग्रहण से संबंध रखता है, तो फिर उसमें सरकार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। आज लोग कई बार इन मुद्दों को राजनीतिक रूप दे देते हैं कि भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आज आपको स्कूल खोलना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है, रेलवे की लाइन डालनी है, आपको सड़क बनानी है और कोई विकास का काम करना है तो जमीन को अधिग्रहण करना होगा। लेकिन ये तो तय होना चाहिए नहीं। जैसे रिंग रोड बनेगी 90 मीटर, तो 90 मीटर लैंड को आप एक्वायर कीजिए। 90 मीटर के अगेंस्ट में 360 मीटर आप कर रहे हैं और ये और कह रहे हैं कि उसमें 2 कॉमर्शियल कॉरिडोर निकलेंगे और उन कॉमर्शियल कॉरिडोर को जेडीए कहिए या जो कंपनी से मिलकर के उसको सेल ऑफ करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे रिंग रोड बनेगी। ये तो उस किसान के साथ सरासर अन्याय है। आज हम अस्पताल बनाए, अस्पताल के लिए 5 बीघा जमीन की जरूरत है, जरूर लेनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अस्पताल की कॉस्ट आ रही है, वो उसके लिए 20 बीघा जमीन और अधिग्रहण करें किसान से, तो ये सरासर उसके साथ अन्याय है। ये मैं कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र में और हमारी कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया, खातेदारी राइट दिया था, उसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी। मुझे अच्छी तरह है, मैंने कहा मेरे ताऊ जी के समय की मैं बात करना चाहूँ, बच्चे थे तब से हम सुनते ही धन और धरती बटके रहेगी, यही तो कांग्रेस का नारा था उसमें। तो आज बताइए, उसको किसान को बड़ी मुश्किल से ज़मीन का हक मिला और आप बेवजह से उसकी ज़मीन ले रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को वाइबल बनाना चाहते हैं। इस मामले को लेकर मेरी मुख्यमंत्री जी से और धारीवाल जी से कई मरतबा पहले भी चर्चा हुई, सीपी साहब से भी हुई, और ये मेरा कोई व्यक्तिगत रुख नहीं है, ये हमारी पार्टी का सोच है। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने जो कमिटमेंट किया है उसके अनुसार मैं ये बात रखता हूँ। अब ये जो मसले हैं वो सरकार को तय करना चाहिए, सरकार को निर्णय करना है इन सब। डॉक्टर साहब, राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री की बात बहुत बार उठती है, आप भी जाट हैं, तो क्या मानना आपका इस विषय पे? कई बार चर्चा आती है, आपकी पार्टी के भीतरी लोगों की भी चर्चा होती है कि जाट मुख्यमंत्री हो, राजस्थान में किसान जाट के रूप में प्रचलित अपनी पहचान रखता है और किसान मुख्यमंत्री जाट के रूप में हो। देखिए, ऐसा है कि मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी से लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं, और राजस्थान में चाहे जाट कहिए किसान, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ ही कमोबेश जुड़े रहे हैं। तो अब चूँकि ये भी हमें विचार करना होगा, और मैं कहना चाहूँगा कि ये एक सच्चाई है कि जाति एक हकीकत है, जातिवादी व्यवस्था हमारे यहाँ है। जब और जाति और वर्ग के लोग मुख्यमंत्री बन गए तो जो एक कम्युनिटी आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि लड़ाई लड़ी, यहाँ मजबूती से शहादत देने में भी, अभी भी देश की सीमाओं की रक्षा में भी सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं राजस्थान में, और वो भी इस कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो वो लोग ये इच्छा रखते हैं। मैं कह रहा हूँ, जनतंत्र में सबको इच्छा रखने का अधिकार है, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है, चाहे कोई भी जाति समाज या वर्ग हो। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी संसदीय जनतंत्र में यकीन करती है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार की घोषणा करके चुनाव लड़े। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि पहले पार्टी का बहुमत आता है और फिर विधायकों की राय ली जाती है और फिर हाईकमान उस पर निर्णय लेता है। मैं इसमें हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी कई बार कहता हूँ, मुझसे भी मांग करते हैं और उनसे भी करते हैं कि आप कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस का बहुमत दिलाइए, अपने जो कम्युनिटी के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आएँ,
और फिर इसके बाद में विधायक दल में आप अपने जो जिसको आप अपने कम्युनिटी के आदमी को चाहते हो उसके पक्ष में राय बनाइए, क्योंकि आप जानते हो कि इस कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है और जो सरकार बनती है वो पार्टी की बनती है, किसी एक जाति की नहीं बनती है। यदि कांग्रेस का बहुमत आता है, कांग्रेस के विधायकों की राय किसी जाट नेता या किसान नेता के पक्ष में बनती है और उसको हाईकमान सोनिया जी स्वीकार करती हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। और यदि कोई जाट मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे समाज का आगे आदमी बढ़ रहा है। हालांकि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस पद का कोई उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ही ख्वाहिश है कि सोनिया जी ने और पार्टी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। तो मेरी तो पूरी कोशिश ये है कि राजस्थान में हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करें, संगठन में, सत्ता और संगठन में अच्छा तालमेल रहे और हम मिलकर के चुनाव लड़ें। चुनाव में पूर्ण बहुमत है, पिछली बार पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत के बाद में सरकार बने और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। यदि कोई जाट बनता है, यदि हमारे विधायक उसको स्वीकार करते हैं, हाईकमान स्वीकार करता है, तो सबके लिए खुशी की बात है। एक कम्युनिटी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है और इच्छा रख रही है 65 साल में, तो यदि उस कम्युनिटी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, यदि पार्टी के लोग चाहते हैं, विधायक चाहते हैं, तो क्या दिक्कत। डॉक्टर साहब, अभी सरकार आपकी है, आप महत्वपूर्ण पद पे हैं, पार्टी को लीड कर रहे हैं राजस्थान में। अभी अगर आप देखें तो पार्टी चुनाव के लिए कितनी मजबूत है कि अभी जो आपके जो जीते हुए एमएलएज हैं इनमें सभी वापस जीत के आने की स्थिति में, कभी आपकी उनसे चर्चा होती है कि आप इस विषय यहाँ इस स्थान पे कमजोर है, आपको और जरूरत है काम करने की, या इन्हीं चेहरों को वापस लेके आएंगे? क्योंकि हो सकता है कि चुनाव अगला आपके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। देखिए, अभी चुनाव में तो 1.5 साल है और मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने हुए 1 साल हुआ है। मेरी पिछले साल भर में पूरी एक कोशिश रही है कि संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए, सक्रिय किया जाए, उसकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए और ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस की इकाइयों का गठन हो। पहले हमारी ये ब्लॉक स्तर तक की कमेटी होती थी, हम उनको नगर कांग्रेस, ग्राम पंचायत कांग्रेस, वार्ड कांग्रेस कमेटी बना रहे हैं। बूथ लेवल के एजेंट वगैरह हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, राजनीतिक सम्मेलन वगैरह कर रहे हैं, दूसरे किसान सम्मेलन सभाओं का कार्यक्रम भी हमने हाथ में लिया है। ये बात सही है कि सरकारें जो हैं, सरकारों की अपनी सीमाएं भी होती हैं। जो देश और प्रदेश के हालात हैं उसमें, चाहे केंद्र के कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार हो, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हो, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके निर्णय जनहित के हैं, उनकी योजनाएं जन कल्याण के हैं, उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अब सवाल ये है कि हम संगठन को इतना सक्रिय, चुस्त दुरुस्त और इतना मजबूत करें, निचले स्तर पर इतना करें कि सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ दिलाएं, सरकार के निर्णय जन जन में बताएं, सरकार की उपलब्धियां बताएं और फिर जनता को भी उसका लाभ मिले और उसका हमको भी राजनीतिक लाभ मिले। तो मेरी तो ये पूरी कोशिश रहती है। इस वर्ष को हमने, जो ये 2012 है, इसको हमने संगठन का साल कहा है। अगला जो 2012, जो 13 और 14 हैं, वो चुनावी वर्ष होंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल भर में ये जो एक्टिविटीज़ हमने कांग्रेस पार्टी में की हैं और निचले स्तर पर जो कमेटियाँ वगैरह बना रहे हैं और सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, पार्टी के ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप्स, मतलब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमारा संगठन में कार्यकर्ता भी उत्साहित हुआ है और संगठन भी मजबूत हुआ है और हमारी सरकार और हमारे बीच में अच्छा तालमेल है। सरकार की जो नीतियाँ थी, निर्णय थे, योजनाएं थी, उनका हमने नीचे के स्तर पर प्रचार भी अच्छा किया गया है। और अभी आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव की संभावनाएं, उसमें तो खैर अभी समय है, लेकिन संभावनाएं कांग्रेस की अच्छी। डॉक्टर साहब से चर्चा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए एक मुलाकात को हम देंगे यहीं पे विराम। डॉक्टर साहब, आप पधारे, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।